हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे हम आज। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको प्लीज देख लीजिए, उसके बाद आप इस पर कंटिन्यू कीजिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल मेजरमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड और बॉडी वाटर। बेसिकली इस लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है, उसके अंदर कितने अमाउंट में बॉडी फ्लूइड पाया जाता है। यानी ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसका कितना परसेंट पार्ट जो होता है वो फ्लूइड से मिलकर बना होता है। और आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो मेन फ्लूइड होता है वो वाटर होता है। तो इसी को हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हम ये मेजर करने जा रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितना परसेंट क्या होता है, वाटर होता है। हमारी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा है तो मैंने वहां पे कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात की थी। वहां मैंने आपको बताया थी कि अगर हम ह्यूमन की बॉडी को परसेंट बाई वेट देखें एट केमिकल लेवल, तो जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसमें 60%, उसकी बॉडी का 60% उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है या फिर वाटर होता है। ठीक है, तो किसी भी पर्सन की जो बॉडी है उसकी बॉडी वेट का 60% हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, फ्लूइड होता है, या फिर आप कह दीजिए वाटर होता है। इस फ्लूइड को बेसिकली हम दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक वो फ्लूइड जो हमारी सेल्स के अंदर रहता है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और एक वो फ्लूइड जो हमारी सेल्स के बाहर रहता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ये जो 60% फ्लूइड है इसको बेसिकली हमने दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब जो आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है, ये बेसिकली अगर हम इस 60% का बात करें तो इस 60% का 40% जो होता है वो तो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और इस 60% का जो रिमेनिंग 20% होता है वो होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। टोटल कितना था 60 ना, तो इस 60% का 40% क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और 20% इसमें से जो रिमेनिंग 20% होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब आप एक बात सोचिए, कोई चीज 60 थी, उसका 40 जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और 20 एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है। 60 का 40 कितना हो जाता है, 2/3। तो यानी कि हमारी बॉडी में जितना भी वाटर है उसका 2/3 पार्ट जो होता है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, और 1/3 जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। इसको आप और अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आप एक एग्जांपल लेके चलेंगे। आपने एग्जांपल लिया एक नॉर्मल एडल्ट मेल का, और उसकी बॉडी जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं कि नॉर्मल एडल्ट मेल 70 kg का होता है। आउट ऑफ दिस 70 kg इसका जो 60% होगा, यानी 70 किलोग्राम का जो 60% होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। यानी अगर बंदा 70 किलो का है तो उस बंदे के अंदर 42 किलो तो क्या होगा, लिक्विड ही होगा, वाटर ही होगा, फ्लूइड ही होगा। अच्छा, अब इस फ्लूइड को हमने इस 42 लीटर या किलोग्राम जो भी है, ये जो हमारा जो फ्लूइड है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक जो सेल के अंदर है, एक जो सेल के बाहर है। अब जो सेल के अंदर है वो कितना है, 2/3। तो इस 40 का जो 2/3 होता है वो कितना होता है, 28। तो 28 लीटर या 28 को केजी क्या हो गया, इंटरसेलुलर फ्लूइड हो गया। एंड रिमेनिंग 1/3 28 के अगर आप 28 घटा देंगे इस 42 में से, तो जो रिमेनिंग 14 आएगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। तो ये तो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो आप सोच रहे होंगे कि सर बात तो प्रीवियस लेक्चर में खत्म हो गई थी, आपने मेजरमेंट करना बता दिया था कि टोटल बॉडी वेट है उसका 60% क्या, टोटल जो बॉडी वेट होता है उसका 60% क्या होता है, वाटर होता है या फ्लूइड होता है। अब इस 60% का जो 2/3 होता है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, और 1/3 जो होता है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। बट ये जो मेजरमेंट हमने बात की थी ये बेसिकली एक अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट था, किसका, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का और इंट्रासेलुलर फ्लूइड का। ये एक अप्रोक्सीमेटली मेजरमेंट था, लेकिन हम डिस्कस करना चाह रहे हैं थोड़ा एक्यूरेट मेजरमेंट के बारे में, कि हमारी बॉडी में कितना एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है और कितना इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। इसके बारे में हम क्या बात करना चाह रहे हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। तो ये जो आप सामने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है अभी जो मैंने आपको दिखाया फॉर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये किसके लिए फॉर्मूला है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है, इट इज Q माइनस E अपॉन C। अभी इसमें Q क्या है, E क्या है, C क्या है, वो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला किसके लिए है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए है। तो सर बात आती है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड तो आपने मेजर करना बता दिया, अब आप इंट्रासेलुलर फ्लूइड कैसे मेजर करोगे। तो आपको एक बात पता है ना कि टोटल बॉडी वाटर जो होता है या टोटल बॉडी फ्लूइड जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अगर आपको एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पता हो और टोटल बॉडी वाटर पता हो या टोटल बॉडी फ्लूइड पता हो, तो क्या आप ICF नहीं निकाल सकते, इंट्रासेलुलर फ्लूइड नहीं निकाल सकते। टोटल बॉडी वाटर में से अगर आप माइनस कर देंगे जो आपने कैलकुलेट किया है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड मिल जाएगा। तो बेसिकली इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड निकाल लेंगे
और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम जब टोटल बॉडी वाटर से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर लेंगे अबाउट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब सर ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है, Q माइनस E बाई C। इस फॉर्मूले को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और ये एक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है, कैपिलरी है तो इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा प्रेजेंट होगा, है ना। अच्छा, प्लाज्मा के बाहर क्या प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होगा टिश्यू फ्लूइड, क्या प्रेजेंट होगा, टिश्यू फ्लूइड होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। तो हमने क्या समझा अभी तक कि ये कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर ये प्लाज्मा है, और ये कैपिलरी के बाहर क्या है, टिश्यू फ्लूइड है। और आपको पता है कि जो प्लाज्मा होता है और ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है, इन दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये वाला फ्लूइड जो प्लाज्मा है कैपिलरी के अंदर, और ये वाला जो टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाते हैं। तो ये तो एक कंपार्टमेंट हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दूसरा फ्लूइड वो है जो सेल्स के अंदर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। जो हमने फॉर्मूला भी आपको बताया, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला Q माइनस E अपॉन C, इसकी हेल्प से हम क्या निकालने जा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड निकालने जा रहे हैं। यानी हम किस किस को कैलकुलेट कर रहे हैं, इस प्लाज्मा को और इस टिश्यू फ्लूइड को, इन दोनों को हम पता करेंगे इस फॉर्मूले से। कैसे पता करेंगे, तरीका क्या है, तो बेसिकली क्या करेंगे, जो भी हमारी ब्लड कैपिलरी है, इस ब्लड कैपिलरी में हम QMG एक सबस्टेंस डालेंगे, एक सबस्टेंस है उसका QMG, इतना अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट, QMG। ये जो सबस्टेंस हमने लिया है, ये सबस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि ये इस कैपिलरी से तो पास हो जाए, इस कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन है इससे तो पास हो जाए, इससे तो ये पास हो जाए, बाहर निकल जाए, लेकिन सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए। यानी इसके अंदर जो भी हम QMG सबस्टेंस डाल रहे हैं, ये पहली बात तो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। कोशिश करिए कि नॉन रिएक्टिव हो, हमारी बॉडी के किसी भी सब्सटेंस के साथ वो रिएक्शन ना करे, ठीक है। एक तो नॉन रिएक्टिव नेचर का होना चाहिए। दूसरा, ये जो QMG हम सब्सटेंस डाल रहे हैं, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये इस कैपिलरी मेम्ब्रेन को, ब्लड कैपिलरी को पेनिट्रेट करके बाहर आ जाए, किस में आ जाए, आपके टिश्यू फ्लूइड में आ जाए, लेकिन इसको इस सेल के अंदर एंटर नहीं करना है, इसको सेल के अंदर नहीं करना है। तो जब आप इस QMG सब्सटेंस को इस कैपिलरी में डालेंगे, तो ये इस कैपिलरी से बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा, और डिफ्यूज होकर कहां आ जाएगा, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा, सॉरी टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगा। तो अब आपने जो QMG सब्सटेंस डाला था, इस सब्सटेंस का नाम भी हम एक डिस्कस कर लेते हैं, इन्यूलिन। इन्यूलिन हमने डाला है, ठीक है। तो ये जो इन्यूलिन हमने डाला है, अब ये क्या होगा, ये आपके पूरे के पूरे प्लाज्मा में फैल जाएगा। तो ये जो आपने इन्यूलिन डाला था, एक तो ये अपने आपके प्लाज्मा में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, साथ ही साथ ये प्लाज्मा से निकल के जो बाहर निकल जाएगा, कहां निकल जाएगा, बाहर इस टिश्यू फ्लूइड में चला जाएगा, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाएगा, लेकिन सेल के अंदर नहीं जाएगा। सेल के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इसके लिए परमिएबल नहीं है। तो जो भी आपने इन्यूलिन डाला है, क्या आप देख पा रहे हैं कि वो आपके पूरे के पूरे ESF में प्रेजेंट हो गया है, क्योंकि ये प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है, ये टिश्यू फ्लूइड में भी प्रेजेंट है, और प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड यही दोनों मिलकर तो क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाते हैं। तो हमने यहां देखा कि जो हमने QMG ऑफ इन्यूलिन डाला था, ये जो QMG ऑफ इन्यूलिन डाला था, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और एक इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है बिटवीन द टिश्यू फ्लूइड एंड द प्लाज्मा फॉर दिस QMG ऑफ इंसुलिन। तो जब ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, जब ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, इस कैपिलरी में से बेसिकली हम इस फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, इस फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, इस कैपिलरी फ्लूइड को, और उसमें हम इस इन्यूलिन की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। तो दिस सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन, जो हम मेजर करेंगे इस कैपिलरी में से फ्लूइड को बाहर निकाल के, ठीक है। तो अब हमारा जो वॉल्यूम कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होगा, आपको पता है कि ये जो आपका जो इन्यूलिन था, ये पूरे के पूरे ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फैल चुका था। तो जो फॉर्मूला होगा इसका वॉल्यूम मेजर करने का, वो होगा QMG ऑफ इन्यूलिन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन इन द प्लाज्मा। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला होता है VECF इज इक्वल टू QMG अपॉन C। लेकिन हमने ये देखा कि कुछ अमाउंट ऑफ ये इन्यूलिन जो होता है, ये हमारी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बेसिकली एग्जैक्ट अमाउंट या एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो किडनी के थ्रू या किसी अनदर मेथड के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया था हमारी बॉडी से, उस अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं QMG में से। तो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है VECF का, वॉल्यूम ऑफ ECF का, वो निकल के आता है V इज इक्वल टू
Q माइनस ई अपॉन सी। इतनी बात समझ में आ गई कि Q क्या है, वो अमाउंट ऑफ इन्युलिन जो हमने ऐड किया था कैपिलरी में, E क्या है, वो अमाउंट ऑफ इन्युलिन जो एक्सक्रीट आउट हो गया बाय एनी मेथड, किडनी और स्वेटिंग और एनी अदर मेथड, एंड C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इन्युलिन इन द प्लाज्मा आफ्टर इक्विलिब्रियम। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने VECF निकाल लिया। अब हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कैसे निकालेंगे, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल बॉडी वाटर जो है उसमें से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट की जो एक इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी, इस एक्सपेरिमेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात थी वो ये थी कि आपने ये जो QMG सब्सटेंस लिया है ना, पहली बात तो ये कि ये नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि ये सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए कि ये इस कैपिलरी को तो क्रॉस कर सके, इस कैपिलरी को तो क्रॉस कर सके, लेकिन इस सेल के अंदर ना जाए, क्योंकि हम ये चाहते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहे, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड के अंदर रहे, सेल के अंदर ना जाए, इंटरसेलुलर फ्लूइड में ना जाए, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेजर करना था। ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस लेंगे, और ऐसे सब्सटेंस के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमने क्या बताया था, इन्युलिन। लेकिन अब एक सवाल आता है कि सर हमने ECF कैलकुलेट कर लिया, अब एक सवाल आता है कि सर हमको टोटल बॉडी वाटर भी कैलकुलेट करना है इसी मेथड से, इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले को यूज करके। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला अब भी वही रहेगा टोटल बॉडी वाटर के लिए, Q माइनस ई अपॉन सी। लेकिन अब एक डिफरेंस हो जाएगा। क्या डिफरेंस हो जाएगा, अगर हमको टोटल बॉडी वाटर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो ये सब्सटेंस हम लेंगे, QMG ऑफ सब्सटेंस जो लेंगे, ये सब्सटेंस इस बार ऐसा होना चाहिए कि ये कैपिलरी को भी क्रॉस कर सके और साथ ही साथ ये इस सेल के अंदर भी एंटर कर जाए। बस नहीं, जब ये इस कैपिलरी से भी बाहर निकल जाएगा और सेल के अंदर भी एंटर कर जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सब्सटेंस है जो हमने मिलाया है, ये प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है, ये हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी प्रेजेंट है, और ये हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है, यानी थ्रू आउट द बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है, थ्रू आउट द बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है, यानी कि क्या है, हमारी टोटल बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट है। तो इस सेम फॉर्मूले से हम अब टोटल बॉडी वाटर या टोटल बॉडी फ्लूइड भी मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला Q माइनस ई अपॉन सी। बट इस बार क्या रहेगा, Q जो होना चाहिए, जो हमने अपने सब्सटेंस ऐड किया है, ये वो सब्सटेंस होना चाहिए जो आपकी कैपिलरी को भी क्रॉस कर सकता है और आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको भी क्रॉस कर सकता है, यानी ये आपके दोनों ECF और ICF दोनों में प्रेजेंट हो सकता है। और ऐसे सब्सटेंस के अगर मैं एग्जांपल बताऊं जो टोटल बॉडी वाटर को कैलकुलेट करेंगे, ऐसे सब्सटेंस होते हैं D2O, एंटीपिरिन और ट्राइटियम ऑक्साइड। तो ये कैपिलरी मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर लेते हैं और सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर लेते हैं। तो हमने क्या मेजर करना सीखा, हमने टोटल बॉडी वाटर मेजर करना सीखा। ठीक है। साथ ही साथ हमने ECF को मेजर करना सीखा और हमने बताया ICF को मेजर करना सीखा। ठीक है। टोटल बॉडी वाटर के लिए हम ऐसा सब्सटेंस लेंगे जो आपकी कैपिलरी को भी क्रॉस कर सके और सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सके। सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमको मेजर करना है तो हम ऐसा सब्सटेंस लेंगे जो कैपिलरी को पेनिट्रेट कर सके बस सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट ना कर सके। ICF को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो बता दिया था, TW टोटल बॉडी वाटर में से जब आप ECF सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ICF हो जाएगा। अब एक और चीज है, आपको पता है कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा वाला पार्ट है ना, प्लाज्मा वाला पार्ट, और एक होता है कौन सा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, जो या फिर टिश्यू फ्लूइड। आप देख रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो आपका ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसके दो पार्ट हैं। एक तो ये प्लाज्मा वाला पार्ट जो कैपिलरी के अंदर है, और दूसरा पार्ट कौन सा है, वो पार्ट जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, ये वाला पार्ट। तो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दो पार्ट है, प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब एक सवाल आता है कि सर हम सिर्फ प्लाज्मा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सिर्फ प्लाज्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिर्फ प्लाज्मा कैलकुलेट करने के लिए इस बार हमको ऐसा सब्सटेंस लेना पड़ेगा जो इस कैपिलरी को भी क्रॉस ना करे, इस कैपिलरी को भी क्रॉस ना करे, सिर्फ इस कैपिलरी में रहे। फॉर्मूला अगेन वही रहेगा, V इक्वल टू Q माइनस ई अपॉन सी, बट इस बार Q वो सब्सटेंस होगा जो इस कैपिलरी मेम्ब्रेन को भी क्रॉस नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो चलो, ये तो हमने बताया कि कैसे हम डिफरेंट बॉडी फ्लूइड का मेजर करेंगे। एक बार हम आपको उन सारे सब्सटेंस के बारे में नाम बता देते हैं जिनकी हेल्प से हम मेजर करेंगे। तो टोटल बॉडी वाटर के बारे में हमने बात की थी। तो टोटल बॉडी वाटर के बारे में हमने क्या बताया था, हम एक ऐसा सब्सटेंस लेके चलेंगे टोटल बॉडी वाटर के लिए जो हमारी कैपिलरी की मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सके और हमारी सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सके। एग्जांपल मैंने आपको बताया था D2O, ट्राइटियम ऑक्साइड और एंटीपायरिन। फिर मैंने आपको बताया कि था कि हमको सिर्फ एक्स्ट्रा
सेलुलर फ्लूइड मेजर करना है, यानी कि जो प्लाज्मा है और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, सिर्फ ये दोनों मेजर करने हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड मेजर नहीं करना। तो ये दोनों मेजर करने हैं, ये दोनों मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेजर करना है। तो उसके लिए हम एक ऐसा सब्सटेंस लेंगे जो इस कैपिलरी को तो क्रॉस कर सके लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना जाए। तो इसके एग्जांपल हमने क्या बताए थे आपको, इन्यूलिन, सॉरी ये इंसुलिन लिखा है बट ये गलत है, बेसिकली इट इज इन्यूलिन। क्या है? इन्यूलिन। सुक्रोज, सोडियम 22, मैनिटोल, आयोथैलोमेट। तो ये सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी हम हेल्प से ईसीएफ कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ प्लाज्मा हमको कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको बताया था सिर्फ प्लाज्मा कैलकुलेट करने के लिए ऐसा सब्सटेंस हम लेंगे, क्यू जो हम लेंगे वो ऐसा लेंगे जो इस कैपिलरी की मेम्ब्रेन को भी क्रॉस ना करे। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो होते हैं इवेंस ब्लू और आई एल्ब्यूमिन। तो ये तरीके थे सब्सटेंसेस थे जिनकी हेल्प से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम के बारे में। ब्लड वॉल्यूम के बारे में बात करें तो ब्लड को बेसिकली लोगों के दिमाग में गलत कंसेप्ट ये है कि वो मानते हैं कि ब्लड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, बट नहीं। ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा वाला पार्ट और एक ब्लड सेल वाला पार्ट। इसमें जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, और जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, उनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है? इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है। अगर मैं ब्लड की बारे में बात करूं तो ब्लड जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी वेट का 7% होता है, और इसका मैं अप्रॉक्स बताऊं तो एक एवरेज एडल्ट मेल के अंदर 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, बट ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये क्या है? अप्रॉक्स वैल्यू है। अब यहां हम बात करते हैं कि मान लीजिए हम ब्लड वॉल्यूम को एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं। वैसे तो हम अप्रॉक्स वैल्यू तो मेजर कर सकते हैं, कोई भी पर्सन का मान लो बॉडी वेट एक्स है तो उस एक्स का 7% निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा। बट ये वैल्यू जो थी ये अप्रॉक्स वैल्यू थी, हमको एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ब्लड वॉल्यूम फॉर्मूला। तो इस ब्लड वॉल्यूम फॉर्मूला की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो होता है प्लाज्मा वॉल्यूम अपॉन 1 माइनस हेमेटोक्रिट। प्लाज्मा वॉल्यूम निकालने का तरीका ऊपर हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, Q माइनस E अपॉन C। बस Q एक ऐसा सब्सटेंस हम इंसर्ट करेंगे इसके अंदर जो इस कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस ना कर सकता हो। ठीक है, तो इस मेथड से हम प्लाज्मा वॉल्यूम निकाल लेंगे और इस प्लाज्मा वॉल्यूम को 1 माइनस हेमेटोक्रिट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। हेमेटोक्रिट वैल्यू क्या होती है? टोटल ब्लड वॉल्यूम का वो हिस्सा जो ब्लड सेल्स ने कवर कर रखा है। मान लो कि 100% हिस्सा है ब्लड का, इसमें से मान लो कि 40% हिस्सा जो है वो हमारी ब्लड सेल्स ने कवर कर रखा है, ब्लड सेल्स ने घेर रखा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ने घेर रखा है। तो ये 40% जो होगा 0.4 आउट ऑफ 1, ये क्या कहलाएगा? हेमेटोक्रिट वैल्यू कहलाएगी। 40% क्या कहलाएगी? हेमेटोक्रिट वैल्यू। तो एक इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमको ब्लड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और हमको दे रखा है कि जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो है 3 लीटर और हेमेटोक्रिट की वैल्यू जो है वो है 0.4। तो ब्लड वॉल्यूम कितना आएगा उस पर्सन के अंदर? तो ब्लड वॉल्यूम इज इक्वल टू प्लाज्मा वॉल्यूम दैट इज 3 एंड अपॉन 1 माइनस हेमेटोक्रिट वैल्यू जो कितनी है? 0.4। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 0.6 एंड 6 5 जा 30। तो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर उसके अंदर क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम। अब हमने बॉडी फ्लूइड के बारे में इतनी सारी बात कर ली, अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि बॉडी फ्लूइड का हमारी बॉडी में क्या सिग्निफिकेंस है। तो एक तो बॉडी फ्लूइड जो होते हैं वो होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं, यानी हमारी बॉडी के पीएच रेगुलेशन में, टेम्परेचर रेगुलेशन में, इसमें हेल्प करते हैं। दूसरा, जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो एज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन वर्क करते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन होनी तो उसको जगह प्रोवाइड कर देते हैं कि आओ हमारे ऊपर आके तुम क्या कर लो, मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म कर लो। ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह भी वर्क करते हैं, ये फूड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एज इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द blood fluid and blood fluid compartment. Thank you and have a nice day.